हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे जिम्नोस्पर्म की। जिम्नोस्पर्म के बचे हुए पॉइंट्स पढ़ेंगे और एक पॉइंट जो है वो छुटा हुआ था टेरिडोफाइट में। टेरिडोफाइट का जो पॉइंट था कि यह विषम बीजाणुक होते हैं। मतलब कुछ ज़्यादातर जो होते हैं, सर्वाधिक जो रहते हैं या ज़्यादातर टेरिडोफाइट जो होते हैं वो सम बीजाणुक होते हैं, लेकिन कुछ टेरिडोफाइट जो होते हैं वो विषम बीजाणुक भी होते हैं। अर्थात उनमें जो बीजाणु की साइज़ होती है वो अलग अलग होती है। एक बीजाणु जो बड़ा वाला होता है वो मादा बीजाणु कहलाता है और छोटा वाला जो होता है नर बीजाणु कहलाता है। इस तरह से जो इनकी साइज़ में डिफरेंस होता है, इस वजह से इन्हें विषम बीजाणु कहते हैं। और विषम बीजाणु टेरिडोफाइट के उदाहरण है सिलेजनेला और सेल्विनिया। अब हम आज बात करने वाले हैं जिम्नोस्पर्म के बारे में। तो जिम्नोस्पर्म के बारे में स्टडी करते हैं। तो हम आज बात करेंगे जिम्नोस्पर्म के बारे में। जिम्नोस्पर्म के पॉइंट्स वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के जो बचे हुए पॉइंट्स है वो देख रहे थे। और तो इसमें भी विषम विषम बीजाणु होते हैं, मतलब ये भी विषम बीजाणुक होता है। इसमें भी बीजाणु का साइज अलग अलग होता है, लेकिन वहाँ पे वो कॉमनली सम बीजाणुक थे टेरिडोफाइट, पर जिम्नोस्पर्म विषम बीजाणुक होते हैं। और अर्थात इसमें भी बीजाणु की साइज अलग अलग होगी। जो छोटे बीजाणु होते हैं उसे लघु बीजाणु कहते हैं, और जो बड़े बीजाणु होते हैं उन्हें बृहद बीजाणु कहते हैं। छोटे बीजाणु जो होते हैं वो बीजाणुधानी में होंगे, बृहद बीजाणु भी बीजाणुधानी में होंगे। पर छोटे बीजाणु जिस बीजाणुधानी में होते हैं उसे लघु बीजाणुधानी कहते हैं, और बड़े बीजाणु या बृहद बीजाणु जिस बीजाणुधानी में होंगे उसे बृहद बीजाणुधानी या गुरु बीजाणुधानी कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जब हम प्लांट देखते हैं तो कैसा दिखता है। ये प्लांट की मुख्य एक्सिस होती है और इसमें लगी रहती है पत्तियाँ। और पत्तियों में हमें ये बीजाणु देखने को मिलते हैं, पर ये बीजाणु डायरेक्टली नहीं देखने को मिलते, वो बीजाणु धानी में पाए जाते हैं। बीजाणु बीजाणु धानी में पाए जाते हैं। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि इनमें पत्तियाँ जो लगी रहती है वो किस तरह से लगी रहती है। जैसे ये इनका तना है तो पत्तियाँ सर्पिल रूप में लगी रहती है जिम्नोस्पर्म में। मतलब जब अगर पत्तियाँ लगी रहेगी तो इस तरह से पत्तियाँ लगी है, और कुछ पीछे की तरफ होगी डार्क पत्तियाँ पीछे की तरफ। 3D में देखने की कोशिश करें तो वो सर्पिल रूप में पत्तियाँ घेर रखती है प्लांट को। और आगे देखते हैं इसके चित्र को, और डीप में देखते हैं तो जो पत्तियाँ होती है आपस में ग्रुप बना लेती है। ये ग्रुप बना लेती है पत्तियाँ, और ये पत्तियाँ जो होती है आपस में मिलकर एक शंकु जैसी रचना बनाती है, एक कोन जैसी रचना बनाती है। ठीक है, ये अंदर पत्तियाँ है और इन्होंने मिलकर एक कोन जैसी रचना बना ली है, तो इस कोन जैसी रचना को शंकु कहा जाता है। और ये शंकु भी दो तरह के होते हैं। एक तो नरम वाला शंकु जिसको कहते हैं शलत शंकु, और एक सघन वाला शंकु जो कि कठोर शंकु होता है। तो इस तरह से दो तरह के शंकु देखने को मिलते हैं जिम्नोस्पर्म में। इसके बाद हम आगे देखते हैं, अगले पेज की स्टडी करते हैं जिम्नोस्पर्म में। तो जिम्नोस्पर्म में हमने पहले इसकी बेसिक डिटेल देखी, और अब हम जाते हैं और डिटेल में जिम्नोस्पर्म में जो शंकु होते हैं, नर शंकु की बात करते हैं। जिम्नोस्पर्म में नर शंकु जो होता है उसमें इस तरह जो उनका शेप अगर हम देखें तो शंकु या कोन की जैसी रचना होती है। तो ये कोन शेप का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसको शंकु कहा जाता है। और दो तरह के शंकु होते हैं इनमें जिम्नोस्पर्म में, एक होता है नर शंकु और दूसरा होता है मादा शंकु। ठीक है, तो नर शंकु के बारे में पहले बात करते हैं। तो नर शंकु में क्या होगी, अंदर जो होगी इनमें पत्तियां देखने को मिलती है। जैसा कि कहा था कि पत्तियां आपस में मिलती है, बहुत सारी पत्तियां, और एक कोन जैसी रचना बनाती है। ये पत्तियां है जो कि एक कोन जैसी रचना बना रही है, और जिसे ओवरऑल शंकु कहा जाता है। इसमें होती है पत्तियां, या जिसे कहा जाता है पर्ण। चूँकि ये नर शंकु छोटे बीजाणु वाले होते हैं, इसलिए नर शंकु को हम लघु बीजाणुक भी कहते हैं। लघु बीजाणु धानिक। ठीक है, और इसमें पत्तियाँ जो होती है आपस में ग्रुप में रहती है और कोन बनाती है। इन पत्तियों में
हमें ध्यान से और डीप में देखते हैं तो गोल गोल स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। ये गोल गोल स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं ये वाले। तो ये जो बड़ा गोल वाला स्ट्रक्चर होता है वो उसकी धानी होती है, जिसको बीजाणुधानी कहते हैं या लघु बीजाणुधानी कहेंगे। और इन गोल स्ट्रक्चर के अंदर, इन धानी के अंदर हमें एक्चुअल में मिलेंगे बीजाणु। इन धानी पर हमें बीजाणु मिलेंगे। ये जो है येलो से बना है, ये बीजाणु है। तो इन बीजाणु को लघु बीजाणु कहते हैं। तो लघु बीजाणु पर्ण जो होता है अर्थात पत्ती जो होती है, उसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है? उसमें लघु बीजाणु धानी देखने को मिलती है। और क्या देखने को मिलता है? उसमें लघु बीजाणु धानी में, धानी पर लगे होंगे लघु बीजाणु। ठीक है। तो इस तरह से एक संरचना बनती है जो कि नरशंकु कहलाती है। इसी तरह हम आगे बात करें तो हम पहुंच गए थे कि इनमें जो धानी होती है, लघु बीजाणु धानी होती है, इसमें लघु बीजाणु होते हैं येलो कलर के। ये लघु बीजाणु धानी को और ये लघु बीजाणु को और डीप में स्टडी करें। ठीक है। माना हमने ये लघु बीजाणु को और डीप में स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं। लघु बीजाणु ये वाले जो छोटे छोटे से हैं, जो धानी के अंदर देखने को मिल रहे हैं, जब इनको डीप में स्टडी करते हैं तो कैसे दिखते हैं ये? ठीक है। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि ये लघु बीजाणु धानी के अंदर होते हैं लघु बीजाणु। ठीक है, जो येलो कलर के। अब क्या होता है कि ये जो लघु बीजाणु है यह जो मेल पार्ट होता है, नर युग्मक वाला भाग होता है, उसको बनाते हैं। तो इनको बोलते हैं, ये नर युग्म को उद्भिद संतति बनाते हैं। इसी कुछ नर युग्म को उद्भिद संतति बना रहे हैं। ठीक है। और ये नर युग्म को उद्भिद संतति बनाते हैं कौन? लघु बीजाणु। और ये जो होती है नर युग्म को उद्भिद संतति जो होती है, ये आगे जाके न्यूनीकृत होती है, बहुत ही छोटी छोटी संरचना बनाती है। मतलब इनमें मियोसिस हो जाती है। यह लघु बीजाणु से जो नर युग्म को उद्भिद बनता है, नर युग्म को उद्भिद संतति बनती है, इसमें मियोसिस होती है या न्यूनीकृत हो जाती है। और न्यूनीकृत होने पर इसमें छोटी छोटी संरचना देखने को मिलती है। ये ऐसी बहुत सारी संरचना होती है, लेकिन इसमें से कुछ ही संरचना, ये जो कुछ ही संरचना है ना, ये ही सर्वाइव करती है। और इस न्यूनीकृत नर युग्म को उद्भिद को नाम दिया गया है। ये जो न्यूनीकृत नर युग्म को उद्भिद होते हैं, इसको नाम दिया गया है। और इसे क्या कहा जाता है? इसे परागकण कहते हैं। परागकण जो होते हैं, परागकणों का विकास कहाँ होता है? तो हमें पता होना चाहिए कि परागकणों का विकास ये जो नर शंकु है उसमें होता है। और उसमें भी कहाँ? लघु बीजाणु धानी में। ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि परागकण का विकास कहाँ होता है। तो हमारा आंसर होना चाहिए नरशंकु में होता है। नरशंकु में कहाँ? नरशंकु में होता है आ, ये जो बड़ा सा स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं धानी, लघु बीजाणु धानी में होता है। ठीक है। तो इस तरह हम ये वाला पेज भी क्लियर करते हैं और अगले पेज की ओर बढ़ते हैं। और अगले पेज में हम देखते हैं अगला टॉपिक। अगले पेज में हम देखते हैं कि जो एक और दूसरा वाला शंकु जो होता है, इनमें दूसरा शंकु कौन सा होता है? तो वो मादा शंकु होता है। मादा शंकु के बारे में स्टडी करते हैं। मादा शंकु होता दूसरा वाला। ठीक है। और इसमें भी पर्ण या पत्तियों का समूह इस शंकु को बनाता है। और इनमें भी डीप स्ट्रक्चर जब देखते हैं, अब चूँकि ये मादा शंकु होते हैं, इनमें बीजाणु बड़े होते हैं। गुरु का अर्थ यहाँ पे बड़ा है, तो बड़े बीजाणु होते हैं। तो और ये जो जिस पत्ती में बनते हैं उसे बोलते हैं गुरु बीजाणु पर्ण। जब हम गुरु बीजाणु पर्ण को डिटेल स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसमें हमें इस तरह से जो धानी वाला भाग है वो ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है। और इसके अंदर हमें छोटे छोटे से गोल स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं ये। ठीक है। तो गुरु बीजाणु जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं। ऑरेंज वाला जो बना है वो गुरु बीजाणु है, जो कि रेड वाली स्ट्रक्चर धानी, गुरु बीजाणु धानी में देखने को मिलते हैं। ठीक है।
अब गुरु बीजाणु धानी में हमें गुरु बीजाणु देखने को मिलते हैं। ये गुरु बीजाणु देखने को मिले जो कि ऑरेंज में कलर किया है। तो ये गुरु बीजाणु हमें देखने को मिलते हैं और गुरु बीजाणु को हम डीप में पढ़ेंगे थोड़ा आगे। अभी एक उदाहरण देखते हैं कि मान लो कि कोई पेड़ है और उसमें नर और मादा शंकु देखने को मिल रहे हैं, दोनों एक ही पेड़ पे देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरह का जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं, जब एक ही पेड़ पे दोनों नर और मादा शंकु देखने को मिलते हैं, तो इसका उदाहरण क्या है? तो इसका उदाहरण है पाइनस। पाइनस इसका उदाहरण है। उसके बाद हम बात करते हैं जब नर और मादा शंकु अलग अलग पौधे पे देखने को मिलते हैं, अलग अलग पेड़ पे देखने को मिलते हैं, तो इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण है साइकस। तो इस तरह से हमने पाइनस और साइकस उदाहरण को देखा। और अब हम बात करते हैं आगे गुरु बीजाणु के बारे में। गुरु बीजाणु के बारे में पढ़ेंगे जो कि यहाँ पे हम देखते हैं सबसे फाइन स्ट्रक्चर ऑरेंज कलर का जो सर्कुलर स्ट्रक्चर है जिसे ऑरेंज में कलर किया है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो हम पढ़ रहे हैं गुरु बीजाणु को डीप में। जब हम गुरु बीजाणु को देखते हैं तो एक ऐसी संरचना दिखती है हमें, ऑफकोर्स गोल संरचना है। तो इसको थोड़ा सा हमने माइक्रोव्यू में देखते तो इस तरह की दिखती है गुरु बीजाणु। और गुरु बीजाणु एक्चुअल में उसमें कोशिका जो होती है ये एक दूसरे से विभेदित होती है। मतलब ये हमारे पास गुरु बीजाणु है पर इसमें कोशिका का विभेदन देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब क्या क्या कोशिका देखने को मिलती है गुरु बीजाणु में? हमें एक तो देखने को मिलती है ये जो डार्क स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला, ये स्ट्रक्चर है गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। इसमें गुरु बीजाणु मातृ कोशिका देखने को मिलती है। तो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका क्या करेगी? ये फिर से नए गुरु बीजाणु बनाएगी। ठीक है, इसका काम ये गुरु बीजाणु मातृ कोशिका का नए गुरु बीजाणु बनाना। तो क्या प्रोसेस द्वारा बनाती है? मियोसिस प्रोसेस द्वारा ये 4 गुरु बीजाणु बनाएगी। कितने? 4 गुरु बीजाणु। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी कोशिका के रोल के बारे में। तो ये दूसरी कोशिका का नाम क्या है? दूसरी कोशिका का नाम है बीजांडकाय कोशिका। अब बीजांडकाय कोशिका का क्या रोल है वो देखते हैं। अच्छा, इस कोशिका के चारों तरफ हमें एक सुरक्षित लेयर देखने को मिलती है। ये जो लेयर दिख रही है बाहर, ये एक लेयर देखने को मिलती है। ठीक है, तो बीजांडकाय कोशिका होती है, इसमें एक अस्तर देखने को मिलता है। जब बीजांडकाय कोशिका और सुरक्षित लेयर आपस में दिखती है तो वो एक सघन रचना बनाती है। ठीक है, ये सघन सी रचना देखने को मिलती है और इस सघन रचना को से ही आगे जाके बीजांड बनता है। ठीक है, तो बीजांड किस कोशिका से बन रहा है? बीजांडकाय कोशिका से ही बन रहा है। ठीक है, और अब बीजांड का क्वेश्चन बनता है ये किस पे पाया जाएगा? तो मात्र बीजाणु पर्ण पे या गुरु बीजाणु पर्ण पे ही हमें गुरु बीजाणु मिलता है और उस गुरु बीजाणु में ही हमें बीजांड देखने को मिलता है। तो गुरु बीजाणु पर्ण पर होते हैं या मादा शंकु पर हमें बीजांड देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से हमने गुरु बीजाणु को थोड़ा डीप में स्टडी किया और अब हम जाएंगे अगले पेज की तरफ। और बीजांडकाय कोशिका से ही बीजांड बनता है। अगले पेज की ओर जाते हैं। बीजांडकाय के बारे में थोड़े कुछ और पॉइंट्स है वो देखते हैं। तो इसके पॉइंट्स के बारे में स्टडी करते हैं बीजांडकाय में। तो बीजांडकाय कोशिका जो होती है ये क्या बनाती है? मादा युग्मक व उद्भिद। ठीक है, गुरु बीजाणु में ही विकसित होगा और गुरु बीजाणु मादा युग्मक को उद्भिद के रूप में विकसित होता है, मादा युग्मक वाला भाग बनाता है। ठीक है, बीजांड का। और इससे क्या होता है? इससे 2 या 2 से अधिक स्त्रीधानी अथवा मादा जनन अंग बनते हैं, मतलब बीजांड बनते हैं। ठीक है, और ये जो बीजांड का जो होता है मादा युग्म को उद्भिद में पहले विकसित होता है, उसके बाद इससे स्त्रीधानी या मादा जनन अंग बनते हैं। और ये जो मादा युग्म को उद्भिद में जब विकसित होता है तो ये बहुकोशिक होता है। और कहाँ पे मिलेगा? ऑफ कोर्स गुरु बीजाणु धानी में मिलेगा। और इसके बाद हम अगला पॉइंट देखते हैं।
अगला पॉइंट हम स्टडी करेंगे जिम्नोस्पर्म के बारे में और ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट के बारे में। मतलब एक डिफरेंस पढ़ने वाले अगले पॉइंट में कि जिम्नोस्पर्म और इसके अलावा ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट में एक डिफरेंस क्या रहता है। तो जो ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट्स होते हैं, ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट्स की बात करें तो इनमें क्या लिखा है, नर मादा युग्मकोद्भिद स्वतंत्र रहते हैं। मतलब जो प्लांट होता है और इसके जो युग्मकोद्भिद होते हैं, जैसे कि नर युग्मकोद्भिद और दूसरा वाला मादा युग्मकोद्भिद, तो इन्होंने कहा है कि नर तथा मादा युग्मकोद्भिद स्वतंत्र रहते हैं, मतलब प्लांट से अलग देखने को मिलते हैं। ठीक है, लेकिन जब बात करते हैं जिम्नोस्पर्म की, तो इसमें क्या होता है, नर और मादा युग्मकोद्भिद स्वतंत्र नहीं होते। इसमें जिम्नोस्पर्म में स्वतंत्र नहीं होते और स्पोरोफाइट पर बीजाणुधानी में ही रहते हैं। मतलब इनका जो स्पोरोफाइट प्लांट होता है उसकी बीजाणुधानी में ही रहते हैं नर और मादा युग्मकोद्भिद। मतलब ये जो प्लांट है, अगर हम जिम्नोस्पर्म की स्टडी करते हैं तो उसका जो प्लांट है उसके अंदर ही हमें नर युग्मकोद्भिद और मादा शंकु में मादा युग्मकोद्भिद देखने को मिलते हैं उसी प्लांट पर। तो वो सेपरेट नहीं होते मेन प्लांट से। तो यही डिफरेंस है। जो जिम्नोस्पर्म होते हैं इनमें नर तथा मादा युग्मकोद्भिद स्वतंत्र नहीं होते, बल्कि स्पोरोफाइट पर बीजाणुधानी में ही रहते हैं। तो ऐसा जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलता है। इसके बाद हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। जिम्नोस्पर्म में हम देखते हैं कि किस तरह से नर शंकु से परागकण मादा शंकु की ओर जाता है। तो उस स्टेप्स को, उस प्रोसेस को थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। तो जब हम देखते हैं जिम्नोस्पर्म का डायग्राम, तो इसमें हमें नर शंकु मिलता है और दूसरी तरफ मादा शंकु मिलता है। तो नर शंकु की पहले बात करते हैं। तो इसमें इसको इसकी जो पत्तियाँ होती है उसको बोलते हैं पर्ण। ठीक है, और चूँकि ये छोटे बीजाणु वाला पत्तियाँ होती है तो उसको लघु बीजाणु पर्ण कहते हैं। कुछ पत्तियाँ जिनमें बीजाणु पाए जाते हैं उन्हें लघु बीजाणु पर्ण कहते हैं। ठीक है, और सिमिलरली मादा शंकु में भी ऐसी पत्तियाँ होती है जिसमें गुरु बीजाणु पाए जाते हैं, तो उस पत्तियों को गुरु बीजाणु पर्ण कहते हैं। तो अभी हम पहले लघु बीजाणुपर्ण के बारे में और देखते हैं डीप में कि क्या प्रोसेस होता है। लघु बीजाणुपर्ण जो होता है, हम जानते हैं कि इसमें बीजाणुधानी होती है और ये हो गई सपोज बीजाणुधानी, ये बड़ी गोल वाली, और इसमें छोटे से डार्क स्ट्रक्चर जो देखने को मिल रहे हैं ये वाले, ये हो गए इसकी बीजाणु। ठीक है, लघु बीजाणुपर्ण में लघु बीजाणुधानी मिलेगी और लघु बीजाणुधानी में जो कि ऑरेंज से टिक के लघु बीजाणुधानी में हमें, जो मैं वायलेट से इंडिकेट कर रहा हूँ, लघु बीजाणुधानी में सॉरी, जो बड़ा स्ट्रक्चर है वो लघु बीजाणुधानी है और उसमें जो छोटा सा वायलेट स्ट्रक्चर है वो उसका लघु बीजाणु है। तो हमें लघु बीजाणु कहाँ पे देखने को मिलता है, लघु बीजाणु पर्ण में देखने को मिलता है। ये लघु बीजाणु जो होता है, हमने देखा था पिछले पेज में कि वही जो नर युग्म को उद्भिद होता है उसको बनाता है और उससे नर युग्म को उद्भिद जो होता है मियोसिस या न्यूनीकृत होकर आगे परागकण बनाता है। तो ये परागकण जो हमें नर शंकु से बनता हुआ दिखाई देता है और ये हवा के द्वारा नर शंकु से बाहर निकलेगा और हवा के द्वारा ये परागकण है छोटे छोटे। ठीक है, ये हवा के द्वारा मूव करेंगे और मूव करते हुए कहाँ पे जाएंगे, मादा शंकु की ओर। और मादा शंकु में जिसको हम तो देखिए बड़े बीजाणु होते हैं इसलिए इसको गुरु बीजाणु पर्ण कहते हैं इसकी पत्तियों को। और तो ये इसकी पत्तियाँ कहाँ हुई, ये इसकी पत्तियाँ है। ठीक है, ये इसके पर्ण है। ठीक है, ये इसके पर्ण है, ये गुरु बीजाणु पर्ण में आते हैं। अब इसमें स्ट्रक्चर देखें तो वही जो इसमें धानी मिलेगी ये थोड़ी बड़ी रहेगी, क्योंकि ये गुरु वर्ड यही इंडिकेट करता है कि इसके बीजाणु बड़े हैं। और इसमें जो बीजाणु मिलेंगे उसको बोलेंगे गुरु बीजाणु। इस धानी में जो बीजाणु मिलेंगे वो बड़े रहेंगे, इसलिए तो हम इसे गुरु बीजाणु कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से गुरु बीजाणु देखने को मिलते हैं हमें। कहाँ पे देखने को मिलेंगे, गुरु बीजाणु धानी में।
और ये जो अ, हम देखते हैं कि गुरु बीजाणु जो होते हैं, यही को इसी चीज़ को हम डीप में और स्टडी करने वाले हैं। ठीक है? तो ये इससे हमने देखा था 2 कोशिका डिफरेंशिएट होती है, और जो दूसरी वाली एक तो मात्र कोशिका होती है, वो फिर से गुरु बीजाणु बनाती है, और दूसरी बीजांड कोशिका है, तो उससे बीजांड बनता है। ठीक है? तो हम बीजांड के स्ट्रक्चर को डिटेल में देखते हैं। जब हम बीजांड के स्ट्रक्चर को डिटेल में देखते हैं, तो इस टाइप का कौन-सा वाला स्ट्रक्चर होगा ये, जो वॉयलेट में हमने हाइलाइट किया है, बीजांड। ठीक है? वो गुरु बीजाणु के अंदर होता है, उसके भी अंदर। ठीक है? तो बीजांड का स्ट्रक्चर जब देखते हैं, तो कुछ इस तरह से हमें बीजांड का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ये बीजांड का स्ट्रक्चर है। ठीक है? अब बीजांड जो होता है उसमें क्या होता है, जब परागकण पास आता है, ये हमने देखा परागकण जो है, ये परागकण है ये। ठीक है? परागकण नर शंकु से होता हुआ मादा शंकु की ओर बढ़ता है, और फाइनली उस वॉयलेट स्ट्रक्चर की ओर जाता है। ठीक है? गुरु बीजाणु की ओर जाता है, और गुरु बीजाणु में भी बीजांड के करीब जाता है। ठीक है? तो हमने बीजांड का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये बीजांड का स्ट्रक्चर है। अब हम परागकण को देखते हैं कि परागकण कहाँ है। मान लो ये यहाँ पे हमें परागकण दिख रहा है, ये वाला परागकण है। अब परागकण जो है वो मूव करता है, जो बीजांड का मुख होता है, ये जो ओपनिंग है, ये वाली जो ओपनिंग है बीजांड का मुख है, तो यहाँ पर पहुँचता है परागकण, और परागकण से एक ट्यूब निकलती है। ठीक है? ये यहाँ से ट्यूब निकलती है। ठीक है? परागकण को पोलन कहते हैं, और उसकी ट्यूब को पोलन ट्यूब बोलते हैं। तो पोलन ट्यूब यहाँ से निकलती है। पोलन ट्यूब हमें देखने को मिलती है, और ठीक है, अब जब हम देखते हैं कि ये जो हमने ट्यूब बनाई है, ठीक है, वहाँ से नर युग्मक हमें देखने को मिलता है। ये परागकण हो गया, और ये इससे जो बनी ट्यूब हो गई परागनलिका, और इसके अंदर हम देख रहे हैं कि एक डार्क स्ट्रक्चर और देखने को मिल रहा है परागकण के अंदर, जो कि क्या है, नर युग्मक है। ठीक है? ये नर युग्मक इस पॉलन ट्यूब की सहायता से मूव करता है, और पहुंच जाता है कहाँ पे, स्त्रीधानी में। बीजांड जो होता है, ये जो बीजांड होता है, इसके अंदर एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं स्त्रीधानी। तो स्त्रीधानी में ये नर युग्मक पहुंच जाता है, नर युग्मक जो कि हमने परागकण के अंदर देखा था। ठीक है? जिसे शुक्राणु भी कहते हैं। तो ये कहाँ तक पहुंच जाता है, ये स्त्रीधानी में पहुंच जाता है। ठीक है? और स्त्रीधानी में दोनों चीज़ मिल जाती है, ये जो अपना हम जो देख रहे हैं शुक्राणु या नर युग्मक, और दूसरी वाली चीज़ ये हो गया नर युग्मक या शुक्राणु, और दूसरी चीज़ स्त्रीधानी। ठीक है? दोनों यहाँ पर दोनों का संकलन हो जाता है। ठीक है? और इस चीज़ को ही हम क्या बोलते हैं, जब हम देखते हैं कि जो नर युग्मक या शुक्राणु स्त्रीधानी के साथ संकलित होता है, तो इस प्रोसेस को निषेचन कहते हैं। और निषेचन दोनों चीज़ें जब मिल जाती है, तो इस प्रोसेस को निषेचन कहते हैं, और इसमें बनता है युग्मनज, जिसे हम जायगोट भी बोलते हैं। तो युग्मनज बनने लगता है, और युग्मनज से क्या विकसित होता है, भ्रूण विकसित होता है। तो इस तरह से भ्रूण का निर्माण होता है, और जब भ्रूण बनता है, तो इंटरनली हम देख रहे हैं भ्रूण बन रहा है, और जो बीजांड है वो फाइनली एक नया स्ट्रक्चर बनाता है जिसे कहते हैं बीज। और हम पढ़ रहे हैं जिम्नोस्पर्म, और जिम्नोस्पर्म में बीज जो होते हैं वो ढके हुए नहीं होते। ठीक है? तो इस तरह से बीज देखने को मिलते हैं जो कि अनकवर्ड होते हैं। तो इस तरह से हमने प्रोसेस को भी समझा कि कहाँ परागकण बनते हैं, वो कैसे मूव करते हैं, और नर शंकु से मादा शंकु की ओर कैसे जाते हैं, किस तरह से जायगोट बनता है, किस तरह से बीजांड से बीज बनता है, इस प्रोसेस को देखा हमने। अब हम जिम्नोस्पर्म के इस पॉइंट के बाद आगे जाते हैं, एंजियोस्पर्म को अंडरस्टैंड करते हैं। एंजियोस्पर्म अगला जो पादप वर्ग है, अगला जो वनस्पति वर्ग है जिसे एंजियोस्पर्म कहा जाता है, उसको स्टार्ट करते हैं। तो जब हम एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ते हैं, तो ये जो होता है
पादप में सबसे बड़ा वर्ग है, ठीक है। जो वनस्पति होती है उनमें सबसे बड़ा वर्ग है और इसको कहा जाता है एंजियोस्पर्म, ठीक है। या ये फ्लावर वाले प्लांट होते हैं इसलिए इनको पुष्पी पादप भी बोलते हैं। और इन जैसे हमने वहाँ पे देखा कि शंकु में मिल रहे थे परागकण और बीजांड, कहाँ, जिम्नोस्पर्म में। लेकिन यहाँ पे जो परागकण होगा, जो बीजांड होंगे, एक विशिष्ट रचना में मिलते हैं, ठीक है। इस विशिष्ट रचना को बोलते हैं पुष्प या फ्लावर। और जबकि जिम्नोस्पर्म में बीजांड जो होते हैं, जब यहाँ पे बीजांड देख रहे थे जिम्नोस्पर्म के केस में, तो वो अनावृत होते, बिना कवर वाले होते। पर यहाँ पे हमें परागकण और बीजांड दोनों विशिष्ट रचना पुष्प में मिल रहे हैं जो कि कवर्ड होते हैं, एक फूल में अच्छे से ढके हुए रहते हैं। तो इसमें इसको लिए कहा जाता है, इसमें बीज फल के अंदर होते हैं, जो बीजांड वगैरह बनता है वो फल के अंदर बनता है, ठीक है। और इनके जब वास स्थान की बात करते हैं, वास स्थान की, तो व्यापक है, मतलब अच्छे खासी जगहों पे हमें एंजियोस्पर्म देखने को मिलते हैं, ठीक है। जिसे अनावृत बीज भी कहते हैं क्योंकि इसमें आवरण नहीं होता है। और सॉरी, जिसे आवृत्त बीजी कहते हैं क्योंकि इनमें आवरण होता है, जबकि जिम्नोस्पर्म या अनावृत बीजी में उनके बीज पर कवर नहीं होता है। तो हम पढ़ रहे हैं एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म की माप के बारे में देखते हैं, साइज के बारे में। तो ये सूक्ष्मदर्शी बहुत छोटे होते हैं, जैसे उदाहरण वुल्फिया। और यह सबसे ऊंचे वृक्ष तक हो सकते हैं, मतलब सबसे ऊंचे वृक्ष 100 मीटर से ऊपर की ऊंचाई तक के वृक्ष भी इसमें आते हैं। यूकेलिप्टस, जिसका उदाहरण है यूकेलिप्टस। तो इस तरह के यूकेलिप्टस हमने देखा कि सबसे ऊंचा वृक्ष में से एक है, सबसे ऊंचा वृक्ष है जो हमें एंजियोस्पर्म में देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करते हैं इनके यूजेस की। जब एंजियोस्पर्म की यूजेस के बारे में बात करते हैं, इनके यूजेस का क्या क्या होते हैं। भोजन में, भोजन के रूप में इनका यूज़ करते हैं। चारे में इनका यूज़ करते हैं, चारे में, ठीक है। चारे, इसमें मात्रा आएगी, ठीक है, चारे के रूप में। इसके अलावा इनको ईंधन के रूप में यूज़ करते हैं, औषधियों के रूप में करते हैं और अन्य आर्थिक महत्व की चीज़ों में इनका उपयोग करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं वर्ग के बारे में। तो एंजियोस्पर्म जो होते हैं उनको किन वर्गों में बांटा जाता है। इनको दो वर्गों में बांटा जाता है एंजियोस्पर्म को। एक होता है एक बीजपत्री और दूसरा होता है द्विबीजपत्री, ठीक है। बीजपत्र की उपस्थिति के आधार पर अगर इनमें एक बीजपत्र देखने को मिलता है तो एक बीजपत्री है, और दो बीजपत्र देखने को मिलता है तो द्विबीजपत्री। इनको कॉटिलेडोन भी कहते हैं। एक कॉटिलेडोन वाला एक बीजपत्री, दो कॉटिलेडोन वाला द्विबीजपत्री। इसके बाद हम अगले पेज पे जाते हैं। एंजियोस्पर्म में ये जो हम देख रहे थे एक बीजपत्री द्विबीजपत्री को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। तो इनके दो वर्ग होते हैं, एंजियोस्पर्म के दो वर्ग होते हैं, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। मतलब सिंगल कॉटिलेडोन होता है तो एक बीजपत्री, और दो कॉटिलेडोन या दो बीजपत्र देखने को मिलते हैं तो द्विबीजपत्री। और कुछ डिफरेंस भी देख लेते हैं कि एक बीजपत्री द्विबीजपत्री में क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। तो इनका जो प्लांट होता है, ठीक है, इस तरह से, और इनमें फ्लावर होता है और पत्तियाँ। जब हम बात करते हैं किसकी, एक बीजपत्री की, ठीक है, तो उसमें क्या क्या, एक बीजपत्री की बात करते हैं तो इसमें क्या क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। देखो, इसकी फ्लावर की जो पेटल होती है वो थ्री के मल्टीप्लिकेशन में होती है। मतलब यहाँ पे पेटल्स 1 2 3 देखने को मिलेगी, या उसी के मल्टीपल में 4 5 6 तक देखने को मिलेगी। इस तरह से थ्री या उसके थ्री के मल्टीप्लिकेशन में हमको फ्लावर्स की पेटल देखने को मिलती है एक बीजपत्री में। और दूसरा जो मेन, जब हम पत्ती का स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसके वेन जो होती है वो पैरेलल होती है। मतलब इस तरह से इसकी वेन्स, जो पत्ती के अंदर ये वेन्स देखने को मिल रही है ना, वो पैरेलल होती है। ये होता है एक बीजपत्री में। इसका उदाहरण क्या है, गेंदा या मैरीगोल्ड इसका उदाहरण है, ठीक है। और जब हम बात करते हैं द्विबीजपत्री की, तो इसमें जो होते हैं फ्लावर की पेटल्स जो होती है ना, वो 4 से 5 तक होती है। वहाँ पे 3 या उसके मल्टीप्लिकेशन में थी, पर जब बात करते हैं द्विबीजपत्री की तो इसमें पेटल्स 4 या 5 तक होती है, ठीक है। मतलब इसके फ्लावर में 1 2 3 4 5 पेटल्स देखने को मिलती है, 4 या 5 पेटल्स। उसके बाद इसके जब पत्ती की बात करते हैं तो पत्ती में क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। तो पत्ती में जो डिफरेंस देखने को मिलता है
वो ये होता है कि इसकी जो वेन्स होती है ना वो नेट लाइक होती है, मतलब ऐसी फैली हुई होती है, तो नेट लाइक वेन्स देखने को मिलती है द्विबीजपत्री में। और अच्छा, द्विबीजपत्री का उदाहरण क्या है जो हम स्टडी करते हैं, वो है अफ्रीकन आइरिस। ठीक है, तो ये हमने एक बीजपत्री द्विबीजपत्री के बारे में बेसिक डिटेल्स देखी, उनके डिफरेंसेस देखे और उनके एग्जाम्पल देखे। तो आज के वीडियो में इतना ही। हमने देखा कि अ, एक टेरिडोफाइट का पॉइंट जो बचा हुआ था वो देखा, जिम्नोस्पर्म के बारे में स्टडी किया और एंजियोस्पर्म्स के पॉइंट देखे। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।